जी, वंस अगेन वेलकम टू द प्रोग्राम। और एक बार फिर हमारे साथ ऑल द वे फ्रॉम इस्लामाबाद जनाब इफ्तिखार चौधरी साहब जो हैं वो शामिल गुफ्तगू होंगे। और जो कुछ आजकल पाकिस्तान की सियासत में हो रहा है, जो कुछ आजकल की जो हुकूमत नई आई हुई है, सो कॉल्ड जो लोगों की भी आवाज़ है, और बहुत सारे जो तजज़ियाकार हैं उनका भी यही है ख़्याल कि ये इम्पोर्टेड हुकूमत है, क्योंकि ये मुदाखलत की वजह से आई है। अब मुदाखलत और साजिश में हमें कुछ फ़र्क जो है वो नज़र नहीं आ रहा, लेकिन बहुत सारे लोग कहते हैं जी ये साजिश नहीं है, सिर्फ मुदाखलत है। बहरहाल इस पर भी हम थोड़ी सी बात कर लेंगे। लेकिन आम आदमी जो है वो आजकल सवाल कर रहा है कि क्या मुझे अपने अदारों से ये पूछने का हक है कि क्या पूरे पाकिस्तान में जो लोग मुकदमात में मुलविस हैं, ज़मानतों पर हैं, क्या उन्हीं को लाकर हम पर मुसल्लत कर दिया गया है, जिसने भी किया है। बहरहाल इस पर भी हम बात करेंगे। और कुछ लोग जो हैं वो ईसीएल से, कुछ नहीं बहुत सारे लोग जो हैं वो ईसीएल से भी निकाले जा रहे हैं। इस पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ तो ऑल द वे फ्रॉम इस्लामाबाद जनाब इफ्तिखार चौधरी साहब जो हैं वो शामिल गुफ्तगू है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम काजी साहब। जी इफ्तिखार भाई, पुराना पाकिस्तान मुबारक हो। जी अ, खैर मुबारक जी। जी, जी। और पीआईए का त्यारा जो है वो भी माँग लिया गया है पीआई से कि हमने जी सऊदी जी अरब जी जाना है उम्रा करने के लिए। 777 जो है बोइंग। क्योंकि हमारी हमारी जानें जो हैं वो अदालतों से और मुकदमात से छूट गई हैं, तो हम उम्रा करने जा रहे हैं, शुक्र करने जा रहे हैं वहाँ पर। और वैसे बड़े अफ़सोस की बात है इफ्तिख़ार भाई कि मोहसिन दावड़ जैसे लोग जो कि और वज़ीर अली अली वज़ीर जो हैं, वैसे लोग जो हैं पार्लियामेंट में खड़े होकर अदारों को गाली-गलौच देते हैं और उन पर बहुत तनकीद करते हैं। तो ये भी एक बड़ा ही सवाल है, और अवाम भी पूछना चाहते हैं कि ऐसे लोगों को चले पार्लियामेंट में तो वो किसी तरह पहुँच गए, और वो भी किस तरह पहुँचे, कुछ थोड़ी-थोड़ी बातें खुलकर आ रही हैं। लेकिन पहुँचने के बाद उनको क्या हक पहुँचता है कि वो हमारे अदारों में, पार्लियामेंट में खड़े होकर, और फिर जो हमारे स्पीकर हैं उनको भी चाहिए कि उनको थोड़ा-सा वो क्या कहते होते हैं शट अप कॉल देनी चाहिए कि हमारा मुल्क है, इसके खिलाफ बात मत करें। क्या कहेंगे आप कि ये सूरत-ए-हाल जो है ये क्या बनती जा रही है? देखें काजी साहब, बात यह है कि आपने अली वजीर या अपना दावड़ की बात की है। असल में देखना ये है कि जो पीछे मेंटोर बैठा हुआ है नवाज शरीफ, उसने तो बराह रास्त कई दफा जनरल बाजवा को आइन शिकन कहा है। और उन्होंने जनाब मेरा ख्याल है वो लफ्ज गंदी गंदी गालियां नहीं यूज कर सकते, लेकिन उन्होंने जो बैशिंग की है अपना जी, जी। पाकिस्तान आर्मी की और डीजीआईएसआई की और जनरल बाजवा की, वो मेरा ख्याल है आप ज्यादा दिखा भी नहीं सकते, और ये कुछ ज्यादा दूर की बात नहीं है। और इसी तरह मरियम नवाज जो है उसने भी डीजीआईएसआई और आर्मी चीफ की वो बैशिंग की है। तो और उस पे ये शायद ज्यादा मेरा ख्याल है कि लोगों में एंगर ना आता अगर पाकिस्तान का जो सबसे करप्ट आदमी है, जो उस दिन इंडिक्ट होनी थी, फर्द जुर्म आयद होनी थी जिस जी, पर, जी, बिल्कुल। उसको आपने वजीर आजम बना दिया। और इससे ये लगता है कि ये जो आर्मी को बैशिंग करने वाले जितने लोग हैं, ये सब के सब जो है पार्लियामेंट के अंदर आ गए। आप देख लें, उन सब को फिर ये लेकर हराम के पैसों पर, जो हमारा पाकिस्तान की अवाम का जो पैसा है, जो कई लाख डॉलर का, आप एक वहां पे जो है वो उम्रा करने जा रहे हैं। आप मुझे ये बताएं, रिश्वत के पैसे से, हराम के पैसे से हज या उम्रा हो सकता है? आप ये कहती हैं कि जी मुझे रिश्वत का पैसा लेकर आप सूअर का लेकिन गोश्त नहीं आप खा लेकिन सकते। लेकिन इफ्तिखार भाई, वो तो जा रहे हैं पाकिस्तानी खजाने के ऊपर। पीआई को मांगा है, जी पहले भी वो पीआई इस्तेमाल करते रहे। उनके बड़े भाई जब भी इलाज के लिए लंदन जाते थे तो जी पीआई सर, लेकर मैं जाते थे। वही जी जी वही मैं अर्ज कर रहा हूं ना कि ये जो सरकारी खजाना, क्या मतलब है आपका? सरकारी खजाने का मतलब ये पाकिस्तानी अवाम का पैसा है। जी, जी, ठीक है ना? बिल्कुल। तो और अपने उनके पल्ले से तो एक आना नहीं कभी खर्चा इन्होंने। और फिर 777 को वो लेके जा रहे हैं, उनका पिछला रिकॉर्ड है। आप ये देखें, इन्होंने 500 करोड़ रुपया सिर्फ अपने कैंप ऑफिस पर खर्च किया है मियां साहब ने, और 360 करोड़ रुपया कैंप ऑफिस पे जो यूसुफ रजा गिलानी, जो पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी,
अब जहां तक अपना इमरान खान साहब की बात है, तो ये अपने जमाने में वो जो साफी साथ जाते थे उनको भी कहते थे या तो अपना टिकट लेके जाएं या अपने अदारों को साथ लेके जाएं। अब ये जितने इनके माली तोबी मोची नाई जो स्टाफ और ये सारा को कुक वो सारे, और ये मरियम को उसका भी नाम डाला हुआ, हालांकि उसका नैब के अंदर वो उसने एप्लीकेशन दी हुई है कि मुझे जो है पासपोर्ट जो जब्त किया हुआ है उसको रिस्टोर करें या मुझे मेरे हवाले करें। अब ये इनको इतना यकीन है कि रात के 12 बजे कोड खुलेगी और पासपोर्ट जो है इनके पास आ जाएगा, क्योंकि सिस्टम जो इस वक्त जो है वो इनके कब्जे में है। और यही चीज इमरान जो है वो ये बार बार कह रहा है कि सिस्टम क्योंकि इनके कब्जे में है तो ये कुछ भी कर सकते हैं। अब मैं कोई हैरान नहीं हुआ कि अली वजीर जो है वो और दावड़ जो है वो ईसीएल से बाहर निकाल दिए गए। इससे ज्यादा संगीन जो मतलब जो स्टेटमेंट्स देते रहे हैं वो तो नवाज शरीफ और वो हिमसेल्फ वो देते रहे हैं, और वो लेकिन ये हुआ है उनको सफारती पासपोर्ट जो है वो उनको नहीं दिया गया। अभी पता चला कि उनको आम पासपोर्ट वो दिया गया। इस पर भी शायद वो नाराज होंगे मुगल शहनशाह जो है। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि ये जो पाकिस्तानी अवाम के पैसे की जो लूट मार शुरू हो गई है, और आप अली वजीर की या दावड़ की बात कर रहे हैं, पूरे कोई 116 की लिस्ट मैंने देखी है, कुछ 26 जो है जर्नलिस्ट जो है इसमें शामिल किए थे, अभी उन्होंने रोक लिए हैं। और ऊपर से झूठ ये बोल रही है मरियम औरंगजेब के जी वो तो अपने पैसे से अपने जेब से वो पैसे खर्च के जाते हैं। जो ये बात की तो मीडिया के अंदर, क्योंकि अब सोशल मीडिया का दौर है, अब वो बातें नहीं है जो मुसद्दक जो है ईरान का जो वजीर आजम जो 1953 में उनका तख्ता उल्टा गया था, या जियाउल हक का तख्ता उल्टा गया था, या मुशर्रफ ने तख्ता उल्टा था, तो अब वो मामला डिफरेंट हो गए हैं। ठीक है ना। आपने बात की है मुदाखलत की और ये क्या कहते हैं साजिश की। आप मुझे ये बताएं कि जी मेरी एनएससी के जो मेंबरान हैं मुकद्दर हल्के जो हैं उनसे बताया कि क्या सीआईए का जो चीफ है बर्न्स जो है वो सर्टिफिकेट या एफिडेविट साथ लगा के भाईजान मैं साजिश कर रहा हूं या मुदाखलत कर रहा हूं। ठीक है ना। आपने तो वो सर्टिफिकेट चाहिए होगा या एफिडेविट होगा 100 रुपए के स्टाम्प के ऊपर कि भाईजान मैं जो है वो कर रहा हूं अपना साजिश नहीं कर रहा, मैं मुदाखलत कर रहा हूं। तो ये जो चीजें हमें कोई आज के 50 साल के बाद गॉड फॉरबिड के हमें पता चले कि ये साजिशी थी, भुट्टो को साजिश की थी या मुदाखलत की थी। ये तो हेनरी किसिंजर ने कोई एफिडेविट दिया था, उसने तो ये स्टेटमेंट ही दी थी कि हम तुम्हें एक मिसाल बना देंगे। उसने ऑयल को बतौर हथियार बनाने के लिए जो 22 फरवरी 1974 को जो ओआईसी की जो कॉन्फ्रेंस लाहौर में बुलाई थी, जिसमें तमाम मुस्लिम उम्मा के सरबराहान को उन्होंने वहां पे मतलब एक जगह इकट्ठा कर दिया था, और उसके बाद वो अमेरिका को ये थ्रेट हुई थी। और हेनरी किसिंजर जो अभी भी नॉट आउट है 99 पे, तो वो उसने कहा था कि मैं आई विल मेक यू एन एग्जांपल। तो मुझे ये बताएं कि इसको ट्रांसलेट अगर करें तो ये क्या साजिश बनती थी या मुदाखलत बनती थी। और भुट्टो की जो फांसी है वो आज तक उसको जुडिशियल मर्डर कहा जाता है। तो ये कहना कि जी अदालतें जो है आजाद होती हैं, अदालतें भी बिकती हैं और अदालतों में ये मामला होते हैं। और फिर जो मर्डर हुआ इसका जियाउल हक का, उससे पहले बेनजीर भुट्टो को 10 अप्रैल 1986 को कहा जाता है कि अमेरिका की आशीर्वाद के साथ पाकिस्तान में एंटर करवाया जाता है। और उससे पहले 1985 में मोहम्मद खान जुनेजो को जो गैर जमाती बुनियाद पर जियाउल हक जो है उनको प्राइम मिनिस्टर बनाता है। तो और बेनजीर भुट्टो के एंट्रेंस के बाद एग्जैक्ट 2 साल बाद 10 अप्रैल 1988 को ओजड़ी कम का ब्लास्ट होता है, जिसके बाद उनका जो जिनेजो का जो वजीर दिफा होता है वो कोर्ट मार्शल के लिए रिकमेंड करता है जनरल हमीद गुल को और जनरल अख्तर अब्दुर्रहमान को। ठीक है ना। तो वो लेकिन 17 अगस्त को उसमें जियाउल हक के त्यारे को जनाब भावलपुर में बस्ती कमाल खैरपुर टामे वाली जो है उधर उनको ब्लास्ट ऑफ कर दिया जाता है, और आज तक उसकी रिपोर्ट नहीं आई। तो आप मुझे बताएं वो किसने रिपोर्ट इसकी लेके आनी थी? पाकिस्तान आर्मी नहीं लेके आनी थी, और सारी दुनिया को पता है कि वो अमेरिकन साजिश थी। और इस दफा हुआ क्या है कि ये जो स्क्रिप्ट में नहीं था कि इमरान खान जो है उसने मतलब पब्लिक को अवेयरनेस इतनी ज्यादा दे दी। आप देखें पेशावर का जलसा, अपना कराची का जलसा और लाहौर का जलसा, इसमें जितने भी प्लेयर्स हैं इस मुदाखलत में या साजिश में, उस सब के सब उसके लिए आई ओपनिंग का मामला हो गया है। तो हमें ये देखना है कि अभी जब अगर इस्लामाबाद में ये आ जाते हैं, धरना दे जाते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि या तो मुल्क खाना जंगी की तरफ जाएगा या इनको इमरान खान की तरफ
जो केस है वो रिवर्स करना पड़ेगा। अब फिर अदालतों को ये चाहिए वो जो दो आर्टिकल 5 के तहत जो एक मुकदमा चल रहा है, दूसरा सरदारी रेफरेंस का, उसमें जो है इंसाफ की बात करें। अगर वो इंसाफ की बात नहीं होगी, असूलन इनको रिस्टोर करना चाहिए। और एक ही सोल्यूशन है, वो ये सोल्यूशन है कि फौरी तौर पर इनको इलेक्शंस करवाना चाहिए। अगर ये इलेक्शंस नहीं करवाते तो मुल्क खाना जंगी की तरफ चला जाएगा और अच्छा। ये लूट मार का सिलसिला जो है वो दोबारा शुरू हो जाएगा। और हमें ये देखना है कि कौम अब खुददार है या नहीं है। लोग, हम बहुत ज्यादा अवेयर हैं। अब ये कहना कि जी इफ्तिखार चौधरी बहुत ज्यादा अक्लमंद है या काजी साहब बहुत अक्लमंद है, अब ये बात नहीं है। लोगों को उनकी सेंसेस अब काम करती हैं और रिटायर्ड आर्मी जो लाखों की तादाद में जो ऑफिसर्स हैं, उनका प्रोटेस्ट भी आपने देखा होगा। फिर उसके बाद जनरल बाजवा ने उनको बुलाया उधर लाहौर गैरिजन में और उनको ब्रीफ करने की कोशिश की। फिर कोई कंफ्यूज किस्म की जो ब्रीफिंग है ISPR की, वो भी कायल नहीं कर सकी। तो हमें ये देखना है कि हमने इस मुल्क को बचाना है और इस मुल्क की खातिर जो है वो जो जितने जितने जो प्लेयर्स हैं जो जहां जहां पे हैं, अब अभी तक जो मुनहरफ जो अराकीन है उसके बारे में अदालत ने फैसला नहीं किया कि वो उनका क्या रोल होगा। इलेक्शन कमीशन जो है 1 महीने के अंदर करने के चक्कर में है कि जी इमरान खान को जनाब उसका फॉरेन फंडिंग का केस किया अच्छा, जाए। तो मैं इसी अब तरफ आ उस जी जी मैं इसी तरफ आ रहा था इलेक्शन कमीशन के हवाले से। इलेक्शन कमिश्नर जो हैं उनको सिकंदर कहा सुल्तान गया है राजा। कि ये इस्तीफा दे दें। आप क्या समझते हैं कि ये वाकई बायस हैं और इनके कुछ सो कॉल्ड ताने बाने जो हैं वो नून लीग से मिलते हैं? देखें, ये उसका सईद मेहदी जो है उनका ये जवाई है, दामाद ये है। बंदा जी, ना जी। सन इन लॉ सईद मेहदी जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी था जी, जी। इसका। लेकिन बड़ी मजे की बात है कि यहाँ पे अभी भी आमिर जो बैठा हुआ है, आमिर अली जो है, जो CDA का चेयरमैन भी है और साथ साथ चीफ कमिश्नर है, 2 ओहदे हैं उसके पास, अभी भी बैठा हुआ है। पूरा अरसा इमरान खान का वो साथ रहा और ये सईद मेहदी का बेटा है, ठीक है ना। तो वो अब इस, मैं नहीं कहता वो प्रोफेशनल नहीं होगा, उसके सईद अपना आमिर अली के बारे में कोई किसी ने बात की नहीं। अब जाहिर है कि इमरान खान जो ये बात कर रहा है कि जी ये जो इलेक्शन कमिश्नर है, ये बंदा जो है ये बाइस्ड है और इसके लिंक्स हैं उसके साथ। वो लिंक्स ऐसे नहीं को डेवलप हो रहे, वो डेवलप कर रहा है कि उसके जो ऑर्डर्स हैं या उसके जो वर्किंग है या उसके जो ऑपरेशंस हैं, ठीक है ना, उसके हवाले से। यानी आप देखें कि 30 दिन के अंदर वो फैसला कर रहा है कि जी इसको जनाब इसकी फॉरेन फंडिंग वाले केस को वो तो करें। तो हाई अब कोर्ट ने उसके वो तो वो जी तो जी हाई कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया कि नहीं करवा सकते 30 दिन के अंदर। जी, वो अब करवाया है ना। तो उसमें अब जी, जब जी। इन्होंने पिटीशन अब दायर की, लेकिन उसके तो पूरी इंटेंशंस थी। और साथ उन्होंने जब ये कहा था कि भाईजान आपने जो मुस्लिम लीग नून है या पीपल्स पार्टी के जो फॉरेन फंडिंग के केस हैं उसको भी साथ सुने ना। अगर 1 महीने में हमारा करना है, साथ साथ उनको भी, उनको क्यों डिले किया जा रहा है या उनको इंटेंशनली क्यों उसको इग्नोर किया जा रहा है। तो उसमें फिर जाहिर है आज कोर्ट को मजबूर होना पड़ा। ये भी मैं आपको बता दूं कि ये जो अदालत का हुक्म आया है ये पब्लिक प्रेशर है। अब लोग जो हैं वो बहुत ज्यादा विजिलेंट हैं। आप देखें पूरी दुनिया के अंदर जो है करोड़ों लाखों जो है दुनिया जो है वो बाहर निकली हुई है, जिसमें आपने गैलवे यानी आपके जो फॉरेन जो ओवरसीज वो पाकिस्तानीज के साथ दूसरी कंट्रीज एमएनए के जो एमएनए एमएनए वो एमएनए रहा है जी जी जॉर्ज गॉलवे। और जी जी उसने उसने ये कहा है कि मैं यहाँ एक महफिल हुई थी, एहतजाज हुआ था ब्रैडफोर्ड में, उसमें वो आया था और उसने कहा था कि मैं यहाँ ना इमरान खान के लिए आया हूँ ना पीटीआई के लिए आया हूँ। मैं आया हूँ ये जो इम्पोर्टेड हुकूमत है जो अमेरिका ने मुसल्लत की है पाकिस्तान पर, मैं जी इस जी हवाले से यहाँ पर आया हूँ। तो आवाज़ जी तो बहुत बिल्कुल ऊँची है। जी जी, जी। बिल्कुल सर। आप ये देखें, हालांकि आपका जो इंग्लैंड था, जो उस वक्त टोनी ब्लेयर होता था आपका प्राइम मिनिस्टर, जिस वक्त इराक में जो WMD के वाले से वेपन्स ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन की, तो पूरी दुनिया में से आप देखें जो प्रोटेस्ट हुआ था और सबसे बड़ा प्रोटेस्ट जो है वो लंदन में हुआ था, ठीक है बिल्कुल ना। हुआ। लोग सारी दुनिया बाहर निकले कि टोनी ब्लेयर झूठ बोल रहा है। और बाद में टोनी ब्लेयर ने यह कहा कि जी CIA ने हमें गलत रिपोर्ट दिया और मैं माफी मांगता हूं। माफी क्या मांगते हो, माफ़ी तो माँगो। पूरा इराक का तुम लोगों ने बेड़ा गर्क कर दिया। और यही प्लान अब पाकिस्तान के बारे में, जो ये जो वाहिद न्यूक्लियर स्टेट है, जो लीबिया के साथ इन्होंने किया था, जो इराक के साथ इन्होंने किया, जो ईरान के साथ इन्होंने किया, जो दूसरी जो मुस्लिम कंट्रीज जो है सीरिया के साथ इन्होंने किया, तो अब ये पाकिस्तान की तरफ है। लेकिन अब जो है ये एक हमें देखना ये है कि हमें तमाम जो हमारी अवाम है वो तमाम ऑडिटीज के खिलाफ, तमाम कॉन्स्पिरेटर्स के बावजूद
वो अब खड़ी हो गई है। अब जाहिर है कि पाकिस्तान के साथ जो एस्टैब्लिशमेंट भी नहीं, अगर एस्टैब्लिशमेंट इसमें इन्वॉल्व है या किसी भी स्टेट पे बात, जिस तरह फवाद चौधरी कह रहा है कि जी एस्टैब्लिशमेंट के साथ हमारे ताल्लुकात नहीं थे, उसको एक्सप्लेन करना चाहिए। देखें, उसके बावजूद इमरान खान जो है वो ये नहीं, वो कह रहा है कि फौज को आप लोगों ने कोई गाली नहीं देनी, ना फौज के खिलाफ आप लोगों ने बात करनी है। और हालांकि दूसरी तरफ अगर देखें, वो तमाम लोग शामिल हैं, जिसमें आपने दावड़ का नाम लिया, अली वजीर का नाम लिया, ये सारे लोग फौज को नंगी नंगी गालियां दी और फौज की चौकी पर हमला करने वाला था ये अली वजीर। ये ऐसे नहीं था ये कब्जे करते, उनको टॉर्चर करता था, ठीक है। और दावड़ का आपको पता है कि दावड़ के जो एनडीएस जो है, जो सबक एनडीएस होती थी, अफगान इंटेलिजेंस, उनके साथ रिलेशन थे। और ये पाकिस्तान, और आपको याद होगा ताहिर दावड़ की जो एक एसपी था, उसको मर्डर किया था, तो उसकी लाश मोहसिन दावड़ ने वसूल की थी, और वो पाकिस्तान को स्टेट तस्लीम नहीं कर रहे थे। तो इन चीजों को आपने देखना है कि पाकिस्तान इस वक्त शदीद किस्म के सिक्योरिटी खदशात में है। और ये अगर फौरी तौर पर अगर इलेक्शंस नहीं करवाया जाता, तो ये जो लोग हैं जो ऊपर आपने इंस्टॉल किए हैं, जो आप इंपोर्टेड गवर्नमेंट जिसको आप कहते हैं, ये लोग मुल्क को लूट कर खा जाएंगे। अब उसका सबसे बड़ा आज आपके सामने आ गया है, एक एग्जांपल आ गई है कि जी 116 बंदों को ये प्लेयर ट्रिप पे जा रहे हैं। आप मुझे बताएं कि उम्रा जो है या हज जो है हराम के पैसों से, रिश्वत के पैसों से होता है ये, या कोई भी ऐसा काम जो है, जिस तरह आप देखें कि जी वो हीरा मंडी की जो प्रोस्टिट्यूट होती है, जब वो बुढ़ी हो जाती है, वो एक मस्जिद बना देती है और लोगों को हज करवाने शुरू कर देती है। तो इस तरह की जो चीजें हैं वो एक्सेप्टेबल नहीं है नेशन को, नेशन इज नाउ अवेयर। तो लिहाजा हमें देखना यह है कि आप लोग जो हैं, ये हमारी जो स्टैब्लिशमेंट है, ये ऑल पीपल सिटिंग एट द हेल्म ऑफ ऑल अफेयर्स इन पाकिस्तान मस्ट थिंक फॉर द सिक्योरिटी एंड इंटेग्रिटी एंड सॉलिडेरिटी ऑफ पाकिस्तान। इंस्टेड के आप लोग जो हैं उनके साथ डायरेक्ट एक क्लैश में आ जाएं, वर्बल क्लैश हो। आप देखें कि किस किस्म के नेगेटिव किस्म की जो ट्विटर ट्रेंड्स जो चल रहे हैं पाकिस्तान के एस्टैब्लिशमेंट के बाहर, इवन आर्मी चीफ के खिलाफ, वो जो इंतहाई काबिल मजम्मत है। और इस किस्म के जो मामला, इसमें कुछ इंडिजिनस लोग भी शामिल हैं, और मेजॉरिटी लोग जो है वो तकलीफ में है, और इसी वजह से वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं और उनको समझ भी नहीं लग रही। और हमारे इस किस्म की जो वो बैशिंग हो रही है मुख्तलिफ अदारों की, तो उसमें ऑब्वियसली इंडियन इंटेलिजेंस का क्या मतमा नजर होगा कि वो उसको फ्यूल में और ज्यादा क्या कहते हैं, आग में फ्यूल डालेंगे और ज्यादा एक्सपेंड होगा। और अगर इस तरह की जो है ये फायर जो है वो फैल के पूरे पाकिस्तान में अगर ये फैल गई, तो हमें कंट्रोल, और इंडिया को फिर लड़ने की जरूरत नहीं है। वो तो ये अब सोचना शुरू कर दिया रजीम चेंज का कि आप लोग जो हैं पैसा खर्चें इतने बिलियन, जिस तरह मुसद्दक का हुआ था, उसने अब डिक्लासिफाई हुए ना 1953 के जो डॉक्यूमेंट्स, उसके अंदर वाज़ेह तौर पर लिखा कि उन्होंने अपोजिशन को कई मिलियन डॉलर्स के साथ उनको खरीदा गया। और दूसरी चिली का मॉडल देख लें, दूसरे आप कंट्रीज में देख लें, और किस तरह उनकी रजीम चेंज की गई है। तो हम जो लोग निकले हुए हैं, कॉमन मैन निकला हुआ है, वो सिर्फ अपने मुल्क की खुददारी और इंटेग्रिटी को जो है पर्पसफुली उसको प्रोटेक्ट करना चाहता है। और इसमें अभी तक हमें चाहिए कि हमारे जो अदारे हैं पाकिस्तान के साथ खड़े हों, और इसमें जो है इस किस्म की जो पॉलिटिकल टर्माइल जो है, जिसमें वाज़ेह तौर पे आपको एक हैंड नजर आ रहा है। अदरवाइज ये कभी भी ना प्रोटेस्ट जो है वो ज्यादा फैलता अगर पाकिस्तान का मोस्ट करप्ट पॉलिटिशियन जो है वो आपके ऊपर एक जो है वजीर आजम बन के आ जाता। क्या दूसरे सीनियर एलिमेंट्स नहीं थे मुस्लिम लीग नून में? क्या उसके अंदर कोई साफ सुथरा बंदा नहीं था? अगर वो आ जाता शायद इतना ज्यादा प्रोटेस्ट ना होता, शायद उनकी वो नजर ना आ रही होती कि ये साजिश है कि मुदाखलत है, ये क्या है। तो हमें ये सोचना है कि इसको हमें इमरान खान को, अगर आपने ये एक तो फौरी इलेक्शन का अनाउंस ना किया, और इस्लामाबाद में अगर कोई झगड़ा हो गया, कोई खून खराबा हो गया, तो पाकिस्तान जो है वो मेरा ख्याल है वो बैक टू ज़ियाउल हक या उस पिछले दौर में चले जाएगा। और हम एक न्यूक्लियर स्टेट है, तो न्यूक्लियर स्टेट के लिए, और वाहिद मुस्लिम कंट्री है जो न्यूक्लियर स्टेट है, तो उसके लिए मेरा ख्याल है कि जो सीरिया या इस किस्म की वो बनाने की जो साजिश है वो कहीं कामयाब होती नजर है। मेरे मुंह में खाक, लेकिन होना शायद ये नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान की अवाम ये खड़ी हो चुकी है और उनको ये पता है कि हम अपने नेशनल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कैसे करें। इमरान खान तो एक बंदे का नाम है, वो इमरान खान की बात नहीं हो रही।
इमरान खान भी खुद ये कह रहा है कि मैं मर भी गया तो कोई इशू नहीं है, लेकिन पाकिस्तान की फौज वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो वाहद फौज है, अगर वो उस पाकिस्तान के लिए वो इतनी स्ट्रांग ना होती तो इस मुल्क के 3 टुकड़े हो जाते। तो हमने देखना है कि इस मुल्क के ऑलरेडी जो हमें बड़ी मुश्किल से 1971 के बाद हम इस स्टेज पे पहुंचे। 1971 में भी यही अमेरिका था जो कह रहा था 7वां बहरी बेड़ा आ रहा है, आपको प्रोटेक्ट करने के लिए आ रहा है, वो आज तक नहीं आया। तो अगर हम अपनी फ्री और इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी बनाते हैं, और आप मुझे ये बताएं कि क्या शहबाज शरीफ इस जो स्ट्रेटेजिक अलायंस बना था, एक ट्रायंगल बनी थी रशिया, चाइना और पाकिस्तान की, जिसमें वो रीजन के अंदर 3 सुपर पावर जो है इकट्ठी होकर एक इस रीजन की इंटरेस्ट की बात करते हैं या फाइनेंशियल हब चेंज की बात करते हैं, तो क्या वो पाकिस्तान के नेशनल इंटरेस्ट के लिए दुरुस्त नहीं है? क्या यही शहबाज शरीफ जो इमरान खान कहता था कि मैं 30% कम पर ऑयल वहां से लेकर आ रहा हूं, क्या इतनी इसकी जरूरत है कि वो 30% लेस पर रशिया से वो वापस, और इवन रशिया से ही वो राब्ता करने की कोशिश करे? तो ये अगर आप देखें पाकिस्तान का नेशनल इंटरेस्ट इन्वॉल्वमेंट है या उनके CIA के इंटरेस्ट को फॉलो करना है, तो हमें जो है वो यूनाइटेड होकर ये सोचना है, और हमारी ये कलेक्टिव विजडम है। ये जो 22 करोड़ अवाम कह रहे हैं बात, ये कलेक्टिव विजडम की बात कर रहे हैं। ये जो चंद जो है वो थिंक टैंक्स हैं या जो फॉरेन स्पॉन्सर्ड थिंक टैंक्स हैं, वो उनकी बात नहीं कर रहे। लिहाजा हमें पाकिस्तान की नेशन को ये चाहिए कि और हमारी जो मुख्तलिफ इदारे हैं उनको ये चाहिए कि किसी किस्म का खाना जंगी का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। ये पाकिस्तान के नेशनल इंटरेस्ट के लिए बहुत खिलाफ है। ये वही बात है कि 1971 में मुफ्ती बानी को वहां पे इंस्टॉल किया गया और बाकायदा वहां पे पाकिस्तान के खिलाफ कैंपेन चलाई गई। उस वक्त मीडिया इतना एडवांस नहीं होता था और वो मुल्क हमारे हाथ से टूट गया। तो ये क्या CIA की उस वक्त की नहीं थी? लियाकत अली खान को कत्ल किया गया था कि वो रशिया जाने के लिए तैयार हो गया था, उसको मर्डर किया गया। अब इमरान खान को अगर गिरफ्तार करते हैं या उनको जेल में डालते हैं या उसको क्या कहते हैं मर्डर करने की कोशिश करते हैं, खुदा ना खासा, तो वो मुल्क, आप क्या ख्याल समझते हैं, मुल्क के खाना जंगी नहीं होगी? ये बगैर लीडर के जो पहले दिन अवाम निकली थी, ये वह लीडर जो करप्शन के इल्जाम पे नहीं निकला था, इसको जनाब वो अदम एतमाद जनाब करवाई गई। आज अभी तक वो अदम एतमाद में जो पैसा इस्तेमाल हुआ उस पर इंक्वायरी नहीं की गई। इवन जो लेटर गेट है इसके ऊपर कोई कमीशन अभी तक नहीं बनाया गया। और हम ये सोच रहे थे कि शायद कमीशन अब आ जाएगा। कमीशन के अंदर अब ज़ाहिर है उसको भी कवर अप करने की कोशिश की है जो शहबाज शरीफ ने बनाने की कोशिश की थी। तो हालांकि अप्रूव कर दिया कि हाँ ये वाकई, बल्कि एंडोर्स किया दूसरी दफा NSC ने कि लेटर एग्जिस्ट करता है। उसमें लैंग्वेज में थोड़ा सा, अब वही लैंग्वेज है जो आप हेनरी किसिंजर ने इस्तेमाल की थी जुल्फिकार अली भुट्टो के खिलाफ। उसने कोई लेटर नहीं लिखा था कि जनाब उस लेटर के अंदर जनाब उसने ओपनली कहा था आई विल मेक यू एन एग्जांपल, ठीक है। और इस तरह अब हम नहीं चाहते, पाकिस्तानी नहीं चाहते कि इसको दोबारा एग्जांपल बनाया जाए। इसलिए तमाम जो 22 करोड़ लोग हैं वो अब डिस्टर्ब है, मेंटली डिस्टर्ब है। जी कैसा? जी बहुत बहुत शुक्रिया इफ्तिखार भाई आपका, थैंक यू वेरी मच। और वाकई जो पूरी नेशन है वो मेंटली डिस्टर्ब है और बड़े चार्ज अप हैं लोग, क्योंकि वो समझते हैं कि ये बहुत गलत हुआ है जो भी पाकिस्तान के साथ हुआ है। इमरान खान को तो आप एक तरफ रखें, लेकिन पाकिस्तान के साथ जो हुआ जी मैं तो वो वही कह रहा हूँ कि इमरान खान तो एक नाम है ना। हम ये कहते हैं कि अगर ये मुल्क साजिश का शिकार हो गया, ये एक न्यूक्लियर कंट्री है, अगर ये न्यूक्लियर कंट्री को किसी ऊपर, उसको क्या जरूरत है किसी मुल्क के पाकिस्तान के साथ लड़ने की? उसकी रजीम को चेंज करें और उसके अपनी पॉलिसी जो इंप्लीमेंट करवाएं। और आप देखें अब ये IMF का वो जनाब उसने फटाफट कहते 6 अरब डॉलर नहीं 8 अरब डॉलर ले लो। और उसके बाद उधर ही मिफ्ताह इस्माइल जो कहता था 70 रुपए लीटर होना चाहिए पेट्रोल, अब वो 200 रुपए लीटर करने के लिए वो जा रहा है। और 200 रुपए के उसके बाद ये आपको मार्केट के अंदर से डीजल गायब हो गया। मैं आपके दोस्त का नाम नहीं ले रहा, मौलाना फजलुर रहमान का, वो असल में वो डीजल लोगों का गायब हो गया। तो वो ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि शायद डीजल महंगा हो जाएगा और वो होना है। उसने कह दिया कि मैं जनाब उधर उसके पांव पड़ाया हूं और IMF के, और वो डीजल अब महंगा होगा। अब जो महंगाई का तूफान आएगा जिसके ऊपर जनाब ये PDM कहती थी मुल्क लूट के खा गया, आज IMF वाले कह रहे हैं कि इसकी जो ग्रोथ रेट है पाकिस्तान का इमरान खान के दौर में वो बहुत बेहतर था। और जो उसने पाकिस्तान ने जो है वो प्रोग्रेस की थी जी महंगाई को कंट्रोल करने के लिए। अभी तो इफ्तिखार भाई सिर्फ 10 दिन हुए हैं इनको आए हुए, बहुत सारी चीजें जो है वो सामने आ रही हैं। आने वाले दिनों में और बहुत सारी चीजें भी जी सर, लेकिन अवाम छोड़ेगी नहीं, ये मैं बता रहा हूँ। वो वाली अवाम नहीं यहाँ से 1977 वाली या 1999 वाली। बिल्कुल सही, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह किसी दूसरे प्रोग्राम में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज जी, बहुत शुक्रिया, अल्लाह थैंक यू वेरी हाफिज। मच।
जी, ये तो थे जनाब इफ्तिखार चौधरी साहब ऑल द वे फ्रॉम इस्लामाबाद, और अपना तजिया दे रहे थे आजकल के जो हालात हैं उस पर। और उम्मीद करता हूँ कि जो गुफ्तगू आपने सुनी है, लेकिन मैं हमेशा ये कहता होता हूँ, यू आर द पीपल हु आर गोइंग टू मेक द माइंड अप। सो यू कैन मेक योर माइंड अप कि कौन क्या कर रहा है, किस तरफ जा रहा है, और कैसी हुकूमत कर रहा है। कौन से लीडरान जो हैं वो मुकदमात में फंसे हुए हैं, ज़मानतों पे हैं, लेकिन पाकिस्तान के वज़ीर आज़म हैं, वज़ीर आला हैं, और बहुत सारे हैं। बहरहाल इंशाल्लाह दूसरे किसी प्रोग्राम में आपसे मुलाकात होगी। तब तक मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।